हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हमने क्या सीरीज़ शुरू करी है, बीएसए की सीरीज़ शुरू करी हुई है और हमने उसमें 2 लेक्चर्स ले चुके हैं। तो अब तक जितना हमने इन 2 लेक्चर्स में लगभग सेक्शन 10 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम उसके एमसीक्यूज़ देखेंगे कि जितना हमने कराया है उससे कुछ पेपर में पूछा भी जाता है या इस तरह के क्वेश्चन बनते भी हैं, नहीं बनते हैं, है ना। तो हम एक बार उसको जितना पढ़ा है उस हिसाब से एमसीक्यूज करते हैं, तो उससे हमें अपनी तैयारी भी पता लगेगी और ये पता लगेगा कि वीडियोस किस तरह से आ रहे हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई, है ना। तो इसमें ये आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, 25 दिसंबर 2023 को सहमति प्राप्त हुई। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि प्रवर्तन तिथि क्या है, अगर हम कोई आपसे पूछे बीएसए की, तो ये 1 जुलाई 2024 है ना, नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये पूछा है कि बीएसए की प्रस्तावना के अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है ना। तो हमने जब बीएसए की क्लास पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के समान नियमों और सिद्धांतों को समेकित करना, है ना। तो डायरेक्ट हमें जो पता है उसमें डायरेक्ट निशान लगाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसए को कितने भागों और कितने अध्याय में विभाजित किया है, तो हमने बताया था पार्ट इसमें 4 है और चैप्टर कितने हैं, 12, है ना। तो 4 और 12 ये रहा। अब है कि बीएसए में कुल कितनी धाराएं हैं, है ना, और अध्याय है। तो हमने धाराएं बताई थी 170 और अध्याय भी आपने देखा था 12, है ना। तो 70, 170 और 12 फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यह है कि बीएसए की धारा 1 के तहत साक्ष्य अधिनियम की प्रयोज्यता से बाहर किसे रखा गया, है ना, कि मतलब साक्ष्य अधिनियम कहाँ लागू नहीं होता है। तो हमें देख पता है कि मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर शपथ पत्र पर जो है बीएसए लागू नहीं होता है। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसए कहाँ लागू नहीं होता है। तो हमें पता है कि मध्यस्थ की कार्यवाहियों में, शपथ पत्र पर तो लागू नहीं होता है ना। बालक के द्वारा किए गए कथन यहाँ लागू होगा और उस व्यक्ति का कथन जिसका अतीत अपराधिक है वहां पर भी लागू होगा। तो क्या ऑप्शन बन गए 1 और 2? 1 और 2 सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीएसए लागू होती है तो कहाँ लागू होती है, सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर, है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मतलब बिल्कुल याद होने चाहिए, जैसे कोई पूछे भी तो तुरंत आंसर आना चाहिए। अब यह है कि कोड का यूज करके गलत कथन को चुनना है ना। तो बीएसए मध्यस्थ कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है, ये बात तो सही है ना, और हमें गलत चुनना है। बीएसए साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त के समक्ष कार्यों पर लागू नहीं होता है। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, बीएसए न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्रों पर लागू होता है, ये भी गलत है, लागू नहीं होता है, ये भी हो जाएगा। बीएसए सभी प्रकार के सैन्य न्यायालयों के समक्ष आयोजित न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, तो ये भी गलत है ना। तो 2, 3, 4 हमारे पास गलत आ गए। तो आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बीएसए की किस अध्याय में कुछ पदों को परिभाषाएं है ना, डेफिनेशन पूछ रहा है किस चैप्टर में है, किस चैप्टर्स में है ना, अध्याय। तो परिभाषाएं तो 1 में है ना, क्योंकि 1 से लेकर उसमें 2 सेक्शन तक है और 2 में डेफिनेशन है हमारी। किस धारा में पूछ लिया, देखिए वही आ गया कि 2 में है। और यहाँ पूछा है
कि धारा 2 में किस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो अगर हमें पता होगा कौन कौन से जो शब्द है उसको परिभाषित किया गया है, तो नहीं वाला हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए जो न्यायालय है, न्यायालय हमने बताया था किसमें है, सबसे पहले नंबर पे ये ए पर है, 2 1 का ए है ना। फिर तथ्य फैक्ट है तो ये एफ में है, डॉक्यूमेंट डी में डिफाइन है। तो क्या डिफाइन नहीं है, संस्वीकृति है ना। फिर वही क्वेश्चन आ गया, न्यायालय को परिभाषित कहाँ करा हुआ है, तो हमने क्या बताया था ए में, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यायालय अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है, मतलब न्यायालय में क्या शामिल नहीं है। तो हमें पता है न्यायालय में सभी मजिस्ट्रेट आते हैं, सभी न्यायाधीश भी आएंगे और साक्ष्य लेने के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो ये तीनों तो शामिल है। अब यहाँ पूछा नहीं, तो मध्यस्थ इसमें शामिल नहीं है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसए में परिभाषित न्यायालय शब्द में परिभाषित नहीं है, तो हमें पता है क्या परिभाषित नहीं है, मध्यस्थ परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो हमारा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं वो है निश्चायक सबूत और उपधारणा कर सकेगा या उपधारणा करेगा। कर सकेगा मतलब मे वाला आ गया और करेगा शैल, है ना। तो निश्चायक सबूत को परिभाषित कौन सी करती है, तो कंक्लूसिव प्रूफ है। ये कहा कोर्ट के बाद कंक्लूसिव मतलब बी में, है ना। तो डी राइट आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक तथ्य को बीएसए द्वारा दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है तो न्यायालय एक तथ्य के सबूत पर क्या करता है, साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, है ना। या फिर वो कह देगा साक्ष्य की अनुमति दी जा सकती है, ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगर आपने डेफिनेशन वहां पर वैसे पढ़ी है ढंग से तो आपको पता होगा जब निश्चायक सबूत घोषित ही कर दिया है तो क्या है, वहां पर साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जाती है ना। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो बीएसए के तहत एक न्यायालय के पास किसी तथ्य के सबूत के संबंध में कोई विवेक का अधिकार नहीं है। देखिए विवेक का अधिकार कहाँ नहीं होता है, जब न्यायालय उसे निश्चायक सबूत अगर मान लेता है, उसकी उदाहरण अगर हो जाती है तो वहां पर क्या विवेक का अधिकार न्यायालय का नहीं रह जाता है। ठीक है, यहाँ है एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक है यदि वह तथ्य साबित हो तो पहला, न्यायालय किसी पक्ष को दूसरे तथ्य साबित करने के लिए बुला सकती है। न्यायालय विपक्षी को किसी अन्य तथ्य को न साबित करने के लिए साक्ष्य पेश करने की अनुमति दे सकती है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या है, डी है, न्यायालय किसी अन्य तथ्य को साबित मानेगी। देखिए जब निश्चायक सबूत है और एक तथ्य का साबित हो गया है तो दूसरे तथ्य को भी क्या है साबित मानेगी और साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं देगी। ठीक है, अब है हमारा फिफ्थ कि कौन सी धारा उपधारणा कर सकेगा को परिभाषित करती है। मैंने बताया था ना मे वाला, तो मे होम, होम में तो ये एच वाला हो जाएगा, है ना। एच में मे प्रिज्यूम। और देखिए एविडेंस से क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें तो क्या बोलता है कि बीएसए की कौन सी धारा साक्ष्य को परिभाषित करती है। हमें पता है ई फॉर एविडेंस, तो ई में जाएगा ये। ठीक है, सी साक्ष्य का अर्थ है और उसमें शामिल है। तो साक्ष्य में क्या क्या शामिल है, एक तो मौखिक दस्तावेज जितने भी कथन है इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में, वो सब क्या है मौखिक साक्ष्य। और दस्तावेजी कौन से, जो निरीक्षण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, है ना। ये चैप्टर कौन सा है 4 और ये चैप्टर 5 बात करता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या निम्नलिखित में से कौन सही है। बीएसए के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है और उसमें शामिल है, तो साक्ष्य में क्या शामिल है, अभी हमने आपको बताया ना मौखिक साक्ष्य है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, देखो रिकॉर्ड है ना ये तो उसमें आ जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। ठीक है,
और यह क्या है, उसको छोड़कर बोल रहा है, तो छोड़कर तो नहीं, ये तो डॉक्यूमेंट्री में आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित सभी दस्तावेज, तो ये मौखिक हो गई, ये डॉक्यूमेंट्री हो गई, तो दोनों ही क्या साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, डी, है ना, 1 और 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक साक्ष्य का अर्थ है और इसमें शामिल है। मौखिक साक्ष्य में क्या है, मौखिक रूप से किए हुए सभी कथन और इलेक्ट्रिक रूप से किए गए सभी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए गए कथन, है ना, ये दोनों ही क्या है, मौखिक साक्ष्य में आते हैं। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अब ये है परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या है ना, साक्ष्य क्या है, तो ये प्रत्यक्ष साक्ष्य, अप्रत्यक्ष है, दोनों में से कोई नहीं है भौतिक साक्ष्य, तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस होता है ना, अप्रत्यक्ष साक्ष्य होता है, जबकि कहीं भी डिफाइन नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, ए एक बच्चे की हत्या का अभियुक्त है, मामले में निम्नलिखित तथ्य निर्मित होते हैं। पहला है, हत्या से 1 घंटे पहले ए बच्चे के साथ हत्या की जगह पर गया था, ठीक है। दूसरा है, ए अकेला घर लौट आया। फिर है, ए की शर्ट का कॉलर खून से सना हुआ पाया गया, ठीक है। है ना, और क्या हुआ, वो कह रहा है कि वह साक्ष्य उपयुक्त तथ्यों की सुसंगतता रखता है, कहलाता है, क्या कहलाएंगे ये सब, क्या है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, ठीक है। नेक्स्ट है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में जिन परिस्थितियों में निष्कर्ष निकाला जाता है वे पूर्णतः स्थापित होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जिनके बेस पे आप क्या कर रहे हो, कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, वो पूर्णतः स्थापित भी तो होने चाहिए, उनकी चेन क्या है, आपस में ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। और परिस्थितियां निश्चय प्रकृति की होनी चाहिए, है ना, कंक्लूसिव होनी चाहिए, सही है ये बात। फिर क्या है, इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप और निर्दोषता के साथ असंगत होने चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, परिस्थितियों को नैतिक निश्चितता के साथ के लिए अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध की संभावना को बाहर करना चाहिए। एक बार उसके कोड देख लेते हैं। तो क्या होगा इसमें, देखिए पहले तो स्थापित वाला है ही होनी चाहिए, निश्चय प्रकृति का होना चाहिए और निर्दोषता के साथ असंगत होने चाहिए, है ना, तो ये तीनों ऊपर के सही हो जाएंगे, तो सी आंसर राइट है। अब है बीएसए में इसके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है, किसके बारे में नहीं किया है, तो मैंने बताया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। फिर है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य निम्नलिखित परीक्षण को पूरा करना चाहिए। पहला, जिन परिस्थितियों में अपराध की धारणा की जानी है उसे ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए, ये सही है। वे परिस्थितियां निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करने वाली होनी चाहिए, ये भी ठीक है। सामूहिक रूप से ली गई परिस्थितियों को इतनी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि निष्कर्ष से कोई न बच सके कि वह सब मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था, है ना, मैंने बोलता ना एक चेन जो होती है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कहीं पूरे उससे एक निष्कर्ष निकलना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए कि जो अभियुक्त है इसके द्वारा ही अपराध किया गया है, तो अभियुक्त सारे सही है। नेक्स्ट है, अनुचित साधनों से प्राप्त साक्ष्य, देखिए ये ग्राह्य भी होते हैं और रेलेवेंट भी होते हैं, है ना। अब ये नहीं है कि आपने कोई भी एविडेंस गलत तरीके से अनुचित साधनों का प्रयोग करके निकाला है तो वो ग्राह्य नहीं होगा। आपके पास एविडेंस अगर क्लियर है, सही है, तो वो आपने किसी भी साधनों का प्रयोग करके प्राप्त करा हो वो ग्राह्य भी होगा और रेलेवेंट भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत है, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है, तो टेप रिकॉर्डिंग भी ग्राह्य होती है, नार्को परीक्षण भी होता है, डॉग ट्रैकिंग भी होती है, और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में। तो बीएसए की कौन सी धारा तथ्य को परिभाषित करती है, एफ फॉर फैक्ट, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। तथ्य का अर्थ है और इसमें शामिल है, क्या है, हमने बताया था ना,
कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था, वस्तुओं का संबंध, है ना, जो इंद्रियों द्वारा क्या बोधगम्य हो, और कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। तो सारी डेफिनेशन इसमें कवर हो गई। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्या है? तथ्य हो सकते हैं। तथ्य कैसे हो सकते हैं? फिजिकल, भौतिक भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, है ना। तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, ये शारीरिक को ही यहाँ पर ना भौतिक करके कंफ्यूजन करने के लिए आपको देखे करा है। सी राइट आंसर है। साक्ष्य के अंतर्गत तथ्य का अर्थ क्या है? तो इसमें फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोवेस दोनों ही आते हैं ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है? तथ्य है। हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ कहा, ये सभी क्या फैक्ट है? देखिए मैंने बताया था ना, किसी को कुछ देखना, कहना, सुनना, किसी की ख्याति, है ना, ये सब क्या फैक्ट्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? कुछ वस्तुओं एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, ये फैक्ट है। एक आदमी ने कुछ सुना या देखा, ये फैक्ट है। एक आदमी ने कुछ शब्द कहा, ये भी फैक्ट है। मतलब सारे ही यहाँ पर क्या है? फैक्ट्स है। कोई बताएगा किसने कहा था कि फैक्ट एक जो तथ्य है वो एक तरल पदार्थ है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुछ वस्तुएं एक निश्चित स्थान पर और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है। कोई हथियार घातक हथियार है या नहीं, यह प्रश्न क्या है? ये फैक्ट का प्रश्न है, तथ्य का प्रश्न है। ठीक है, कौन सा तथ्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मानसिक दशा तथ्य है, वस्तु की स्थिति और वस्तु का संबंध। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा तथ्य है ना। पहला है, व्यक्ति का एक निश्चित आशय होता है। व्यक्ति सद्भावना पूर्वक से कपट पूर्वक कार्य करता है। व्यक्ति किसी विशेष शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में करता है। उपरोक्त सभी, है ना। तो क्या है? सभी जो है फैक्ट्स है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की ख्याति। ख्याति क्या होती है? एक फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साक्षी ने न्यायालय के समक्ष कथन करते समय कमरे में सजाए गए सामान का विस्तार से वर्णन किया, ये क्या है? फैक्ट है। फैक्ट्स के बारे में तो आप डिफाइन करते हैं ना। कोई वस्तु, वस्तु के वस्तु, वस्तु का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, क्या होता है? फैक्ट होते हैं। यह ए तथा बी की हत्या के आश्रय से डंडे से पीटकर हत्या करने के बाद चलाया जाता है। ए के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है ना। डंडे से मारना विवादक है, ठीक है, बातचीत ये विवादक नहीं होगी। डंडे से पिटाई के कारण की मृत्यु हो गई, ये विवादक तथ्य होगा। और एक आशय विकृत कार्य करने का था या नहीं था, ये भी क्या है? विवादक तथ्य। तो बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी धारा विवादक तथ्य को परिभाषित करती है? तो फैक्ट एफ में था और जी में क्या था? फैक्ट एंड इश्यू, तो जी आ जाएगा। फिर ए पर बी की हत्या के लिए विचारित किया जाता है क्योंकि आशय उसे डंडे से पीटा गया, है ना। उसे क्या करा? आशय से डंडे से पीटा, जिससे उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। तो विवादक तथ्य कौन सा होगा? डंडे से पीट रहा था, ऐसी पिटाई से मृत्यु कारित हो गई, मृत्यु किया जाना, ये सब क्या है? विवादक तथ्य है। ठीक है। किसी मामले में एक पक्ष द्वारा आरोपित और दूसरे पक्ष द्वारा नकारे गए तथ्यों को क्या कहते हैं? हम कहते हैं विवादक तथ्य। देखिए विवादक तथ्य क्या है, इसी को लेकर तो हम कोर्ट में जाते हैं ना। तो एक पक्ष क्या है, ये दूसरा पक्ष है। एक पक्ष क्या उस विवादक तथ्य के बारे में हाँ बोलेगा और ये बोलेगा नहीं सर ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं करा। अगर ये बोलेगा इससे चोरी करी है तो ये क्या करेगा? उसे डिनाई करेगा, है ना। अब है विवादक तथ्य का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? कि ऐसा तथ्य जिसका अस्तित्व अनिश्चित पक्षों द्वारा विवादित होता है, वो क्या होता है? विवादक तथ्य, है ना। तो बी आंसर राइट हो गया। यह है बीएनएस की धारा 2 के क्लॉज 2 में
प्रावधान है कि जो बीएसए की परिभाषा में खंड उल्लेखित है ना शब्द, उनमें से अगर कुछ चेक करना है तो कौन से अधिनियम को देखा जाए, तो हमने पढ़ा था आईटी एक्ट था, बीएनएस था और बीएनएसएस था। तो ये तीनों को देख सकते हैं, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीएनएस के तहत एक विवादक तथ्य नहीं है? बताना विवादक तथ्य नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि किसी भी अधिकार का अस्तित्व जिसका पक्षकारों द्वारा दावा या खंडन किया जाता है ना, तो ये तो विवादक तथ्य हो गया। फिर क्या है, पक्षकारों द्वारा दावा या खंडन की गई किसी भी अक्षमता का अस्तित्व, ये भी नहीं होगा, मतलब विवादक तथ्य है। और इसमें यहाँ पूछा है नहीं, है ना, पक्षकारों द्वारा स्वीकृत अधिकार का अस्तित्व, अगर स्वीकार ही कर लेंगे तो विवादक तथ्य क्या रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो थर्ड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर कि किस भाग में तथ्यों की सुसंगतता प्राधान्यता है? भाग पूछा है, तो भाग कौन सा है? भाग है ये 2। ठीक है, पहले भाग में क्या था 1 से लेकर 2 तक, और दूसरे भाग में क्या 3 से लेकर 50 तक सेक्शन है ना, और उस तथ्य की सुसंगतता के बारे में है। तो भाग 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि बीएसए के किस अध्याय में तथ्यों की सुसंगति संबंधित प्रावधान है? तो तथ्यों की सुसंगतता कौन से अध्याय, मतलब चैप्टर में है? तो अध्याय हो जाएगा ये हमारा सेकंड, चैप्टर भी सेकंड है और पार्ट भी सेकंड है। ये सुसंगतता को परिभाषित करती है, देखो एल में क्या था शेल प्रिज्यूम, उससे ऊपर क्या था के में था रेलेवेंसी, है ना, रेलेवेंट। तो ए यह सुसंगतता है, क्या है? विधि का प्रश्न जिससे किसी भी समय उठाया जा सकता है, विधि का प्रश्न जिससे प्रथम अवसर पर उठाया जा सकता है, विधि का प्रश्न जिससे अस्वीकार किया जा सकता है, और प्रक्रिया का प्रश्न जिसे अस्वीकार किया जा सकता है। तो ये क्या है? विधि का प्रश्न है जिसे किसी भी समय उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीएसए की कौन सी धारा ये प्रावधान करती है कि किसी भी वाद या कार्यवाही में प्रत्येक विवादक तथ्य और ऐसे तथ्यों के अस्तित्व या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो अस्तित्व में है या अनअस्तित्व में है, किन्हीं अन्य का नहीं। तो मैंने सेक्शन 3 में आपको बताया था, नए वाले में 3 और पुराने में 5 में, कि जो विवादक तथ्य है और जो रेलेवेंट फैक्ट्स है उनके ही अस्तित्व और अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किसी अन्य का हम नहीं देंगे, है ना। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? बीएनएस की धारा 3 के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में साक्ष्य दिया जा सकता है, किसका दिया जा सकता है? अभी हमने डिस्कस करा था, प्रत्येक विवादक तथ्य के अस्तित्व का, प्रत्येक विवादक तथ्य के अनस्तित्व का, वे तथ्य जिन्हें साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत सुसंगत घोषित किया है। तो सारे राइट है। अच्छा, इसे होता है सत्य नहीं है, तो वे तथ्य जो पक्षकारों को सुसंगत लगते हैं, है ना, तो ये सही नहीं है। मुझे लगा राइट में सारे आंसर कैसे सही आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि किसे अनिवार्य रूप से साबित करना आवश्यक है ना, तो सुसंगत तथ्य को साबित करना आवश्यक है, या फिर विवादक तथ्य भी अगर इसमें होता है तो दोनों को हम लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसए के द्वारा केवल ऐसे तथ्यों को सुसंगत बनाया गया जो प्रावधानित है। सुसंगतता कहाँ है? तो ये याद होना चाहिए, धारा 4 से लेकर 50 तक बिना ऑप्शंस देखे। साक्ष्य विधि के तहत सुसंगत तथ्य क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से, है ना। यह विधिक रूप से, लॉजिकल नहीं, लीगली रूप से रेलेवेंट होने चाहिए। ऑप्शन बी। यहाँ क्या है, ये तो हो गया था। यह जैसे क्वेश्चन शुरू हो गए, वे तथ्य जो विवादक नहीं है पर विवादक तथ्यों से इतने जुड़े हुए हैं, मतलब कुछ विवाद अगर चोरी का है तो जब चोरी हो रही थी तो आसपास लोगों ने क्या देखा, कौन था, क्या, ये सब ऐसे जुड़े होते हैं ना विवादक तथ्य से, तो एक ही संव्यवहार का भाग लगते हैं। तो ये किसमें बताया है? ये है सेक्शन 4 में।
पुराना अगर देखें तो उसमें सेक्शन 6 में रजिस्टर था। नेक्स्ट है बीएसए की किस धारा में रजिस्टर के सिद्धांत को प्रावधानित किया गया, तो हमने पढ़ा था ये 4 में है ना, +-2 करके आप नई पुरानी का आइडिया ले सकते हैं। फिर है बीएसए के तहत निम्नलिखित के संदर्भ में साक्ष्य दिया जा सकता है। साक्ष्य किसका दिया जा सकेगा, हमें पता है विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य दोनों का ही साक्ष्य दिया जा सकता है, तो सी राइट हो गया। और बीएसए की धारा 4 संबंधित है, किससे संबंधित है, हमने अभी बताया था कि क्या है, एक ही समव्यवहार का भाग होने के नाते तथ्य की सुसंगतता से संबंधित है, सेक्शन 4। और नई पुरानी वाले में 6, जिसे पुरानी याद है उससे वो -2 कर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस जेस्टे का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ क्या है, समान समव्यवहार। ठीक है, एक ही समव्यवहार के भाग वाले तथ्य को क्या कहा जाता है, रेस जेस्टे। तथ्य जो विवादक न होते हुए भी इस प्रकार से सकते हैं, जो हमने भी पढ़ा है, ये क्या है, सुसंगत है, रेलेवेंट है, सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेस जेस्टे के मानदंड है समय और स्थान की सन्निकटता, उद्देश्य की समरूपता, कार्य की निरंतरता, ये सारे ही इसके मानदंड है। ठीक है, समव्यवहार कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 4 है। अब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि रजिस्टर अगर कोई पूछे तो हमें पता है सेक्शन 4 में है, और अगर कोई पहले का पूछे तो हमें पता है, हमने देखा है कि +2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो पुराने वाले में 6 में था। इसमें सही बताना है कथन, ए ने बी की गर्दन पर चाकू से वार किया और सी ने देख लिया और चिल्लाया कि ए बी को मार रहा है। सी का चिल्लाना क्या है, एक ही समव्यवहार का भाग है, वही जो भी वहां पर देख रहे हो सब क्या है, एक ही समव्यवहार का भाग कहलाता है, और उसके नाते क्या हो जाता है, वो रेलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तथ्य सुसंगत है यदि उसका उल्लेख अभिवचन में किया गया है, यदि उसका उल्लेख किसी पक्षकार द्वारा विश्वसनीय दस्तावेज में किया गया है, यदि विभाजक तथ्य से जुड़ा है ताकि एक समव्यवहार का भाग बन सके, है ना। सुसंगत तब कब होगा, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, जब एक ही समव्यवहार का भाग बन सके। ये वाला हमने कर लिया था सेक्शन 4 वाला। और ये है कि रेस्टेस्टे के भाग के रूप में ग्राह बनने के लिए कथन कार्य के तुरंत बाद किया होना चाहिए, कथन कार्य के अनुरूप नहीं किया गया होना चाहिए, कथन कार्य के बाद किसी भी समय किया गया होना चाहिए। तो इसमें क्या है, तुरंत बाद या फिर बाद में किसी भी समय, है ना। उसमें है ना कि उसी समय उसी स्थान पर या फिर भिन्न समय भिन्न स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब रजिस्टर का नियम लागू होता है क्योंकि हमें पता है एविडेंस एक्ट क्या है, सिविल और क्रिमिनल दोनों पर लागू होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी की ए द्वारा हत्या के मामले में कौन से तथ्य सुसंगत है, तो ए पुलिस के पहुंचने से तुरंत पहले क्या हो गया था, स्थल से चला गया। ए ने अपने दोस्तों को क्या बताया, पिता की मौत का बदला लेने के बारे में बताया। और ए को बी की हत्या के तुरंत बाद चाकू लेकर भागते हुए देखा गया। ये सब क्या है, ये सब सुसंगत तथ्य है, रेलेवेंट फैक्ट है। रेस्टेस्टे का अगर कोई आपसे पूछे कि इसका अपवाद क्या है, तो क्या है, अनुश्रुत नियम, मतलब हेयर से रूल। ठीक है, हेयर से रूल मतलब सुनी सुनाई बातें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस मामले में अनुश्रित साक्ष्य ग्रहण नहीं है ना। तो यदि लेखक मर गया या नहीं पाया जाता है तो संदिग्ध में व्यक्त विशेषज्ञों के कथन। दूसरा, जब प्रत्यक्षदर्शी ने दूसरे व्यक्ति को तथ्य बताए उस व्यक्ति का कथन। यदि कथन मृत व्यक्ति का है तो उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित है। यदि कथन विवादक व्यवहार का हिस्सा है। तो देखिए, साक्ष्य में ग्रहण नहीं पूछा है ना, तो यह है जहाँ प्रत्यक्षदर्शी ने दूसरे व्यक्ति को तथ्य बताया उस व्यक्ति का कथन, मतलब मैं वो हूँ,
क्या हूँ, प्रत्यक्षदर्शी, मतलब डायरेक्टली मैंने देखा है, फिर मैंने किसी दूसरे को बताया, फिर उसने एविडेंस दिया, है ना, तो ये एडमिसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही है। ये ऊपर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत बार जल्दी जल्दी ऑप्शंस देखने के चक्कर में क्या करते हैं, सही और नहीं को ये नहीं देखते कि सही पूछा है या गलत पूछा है ना, तो वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। बी की हत्या के लिए ए के विचारण में हत्या के स्थान पर या उसके निकट संघर्ष से उत्पन्न जमीन पर निशान का एक तथ्य है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप मुझे ये बताएंगे कि किस सेक्शन में है ना, तो ये सेक्शन भी बताएंगे, और इसका राइट आंसर क्या होगा वो देखते हैं पहले। उसी समव्यवहार का भाग, उसी समव्यवहार का तो देखो हो नहीं सकता है ना। दूसरा है सुसंगत तथ्य को समझने या पेश करने के लिए आवश्यक है, नहीं। मन या शरीर की दशा को, नहीं, ये भी नहीं है। तो ये क्या है, विवादक तथ्य के प्रसंग, हेतु का परिणाम के संबंध में, ये परिणाम है। जब आप वहां पर उसने निशान जो उत्पन्न हुए वो क्या है, जब उसने संघर्ष करा होगा तो उससे बने इफेक्ट है ये, है ना। इफेक्ट तो हमारा किस में दे रखा है, ये है सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 में रेलेवेंसी है इसकी। अभियुक्त के पैरों के निशान भी ऐसे के किस धारा के तहत ग्रहण है ना, तो ये वही चीज वो पूछ रहा है सेक्शन 5 में। यहाँ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सही कथन चुनना है, ठीक है। धारा 4 एक कथन की सुसंगतता के लिए नियम निर्धारित करती है जो एक समव्यवहार का भाग है। समय स्थान की सन्निकटता और कार्य की निरंतरता एक ही समव्यवहार के भाग के सूचक है। मनोवैज्ञानिक कार्य भी उसी समव्यवहार का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसमें क्या बताना है, सही बताना है ना, तो ये सारे ही क्या है, सही है, डी हमारा राइट आंसर है। अब ये क्या है, हेतु, तैयारी और आचरण, है ना, तो ये कौन सा सेक्शन की बात कर रहा है हमारा, कौन सा सेक्शन है, ये है हमारा 6। पहला कौन सा में था, ये 8 में, है ना। तो यहाँ पर सेक्शन ही पूछ रहा है, वो धारा में आते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 में। फिर धारा 6 में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो हमें पता है कि तैयारी, हेतु, आचरण है, तो आश्रय नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीएससी की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि प्रसंग, हेतु, तैयारी को दर्शित करने वाले जो तथ्य है ना, प्रसंग, हेतु और परिणाम को, ये तीनों शब्द आपको याद होने ही चाहिए। तो ये किस में है रेलेवेंट, सेक्शन 5 में है, पुराने वाले में 7 था। इसको आप CEO से भी याद कर सकते हैं, ओकेजन, इफेक्ट और कॉज, ठीक है। ऐसे बात करते हैं, CEO ने सुबह भाई 5 बजे उठने के लिए बोला है, तो 5 सेक्शन 5 में ये तीनों चीजें हैं। फिर धारा 5 में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है ना, CEO है, तो देख लो इसमें कि भैया ऑब्जेक्ट नहीं है, उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवादक तथ्य का हेतु या तैयारी करना, है ना, किसी भी तथ्य से संबंधित क्या हो सकता है, सुसंगत तथ्य, सुसंगत तथ्य नहीं है, एक सुसंगत तथ्य है यदि उस व्यवहार का हिस्सा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हेतु और तैयारी करना क्या है, रिलेवेंट तथ्य है। ए पर पोटेशियम साइनाइड लेकर बी की हत्या का विचारण किया जाता है, यह तथ्य कि ए ने बी की हत्या से ठीक पहले ये खरीदा था, तो क्या बताता है, उसके कंडक्ट को बताता है, रिलेवेंट है 6। अच्छा, कंडक्ट जो होता है यहाँ पर पूर्व और पश्चात दोनों का हो सकता है, कोई सा भी, है ना। नेक्स्ट है बीएसए की किस धारा के तहत अभियुक्त का आचरण सुसंगत है, आचरण हमने पढ़ा था 6 में। बीएसए की धारा 6 के तहत सुसंगत आचरण पूर्ववर्ती होना चाहिए, पश्चातवर्ती, अभी मैंने बताया ये पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है ए बी की हत्या का अभियुक्त है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत होगा। तो ए एक डंडे के साथ मैदान में जा रहा था, घटना से कुछ पहले कहा कि वो अपने पिता की मौत का बदला ले रहा है, और गांव में पुलिस के पहुंचने पहले ही भाग गया। तो ये सब क्या है, ये सब रेलेवेंट है। बीएसए की धारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन तथ्यों की सुसंगतता के नियमों पर चर्चा की गई है, 6 में, है ना। 6 में क्या था, हेतु है, तैयारी भी है और
पूर्व और पश्चात का आचरण भी है, तो सारे ही आ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धारा 6 के तहत सुसंगत साक्ष्य नहीं है ना। तो 6 में क्या नहीं है तो देखते हैं कि आरोपित अपराध के हेतु के अस्तित्व का साक्ष्य, एक कथन का साक्ष्य जो आचरण से संबंध है, ऐसे कथन का साक्ष्य जो किसी व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है जिसका आचरण अन्यथा सुसंगत है, बिना किसी परिवाद के लूट के कृत्य का साक्ष्य। जब मैंने ये आपको क्या पढ़ाए थे, इलिस्ट्रेशंस पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था कि अगर कोई बोलता है कि मेरी चोरी हुई है कल या परसों कभी भी, और उसने कोई भी परिवाद कंप्लेन नहीं करा है, तो वो रेलेवेंट नहीं होता है ना। तो ये भी रेलेवेंट नहीं, सेक्शन 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ए को वाई की हत्या के लिए अभियोजित किया जाता है। विचारण के दौरान साक्ष्य पेश किया गया कि एक्स और वाई के बीच मौखिक विवाद हुआ था जिसमें अभियुक्त एक्स ने वाई को मारने की धमकी दी थी। उसके तुरंत बाद एक्स ने वही चाकू खरीदा था जिसका इस्तेमाल उसके वाई को मारने के लिए किया गया था, है ना। तो ये क्या है, सेक्शन 6 से होता है रेलेवेंसी, है ना। आपको इसके लिए क्या करना है, मैंने बोला था आपको जो स्टार्टिंग के 50 तक है ना, इनके सबके दृष्टांत बस रट डालो, पता होना चाहिए कौन से किस चैप्टर से, सॉरी किस सेक्शन से आ रहे हैं। ऐसे यहाँ है कि ए ने बी की हत्या के लिए विचारित किया जाता है। इस तथ्य का सबूत है कि बी ने एक पर मानहानि का अभियोग चलाया और ए को दोषी ठहराया तथा दंडादेशित किया गया कोई निर्णय। तो क्या है, ए द्वारा बी की हत्या का निश्चायक सबूत है क्योंकि वो सर्वलक्षी निर्णय है। सुसंगत लेकिन निश्चायक सबूत नहीं क्योंकि वह जांच से संबंधित लोक प्रकृति के मामले संबंधित है। सुसंगत है क्योंकि ऐसे निर्णय का अस्तित्व एक विवादक तथ्य है। धारा 6 के तहत हत्या का हेतु दर्शित करने के लिए सुसंगत है। देखिए यहाँ हेतु है ना, और ये उसका रीजन बता रहा है कि मानहानि का अभियोग चलाया, इसमें से दोषी भी ठहराया गया, तो इस वजह से क्या है, इसने उसकी हत्या कर दी। तो ये धारा 6 में रेलेवेंट है। यदि श्याम किसी अपराध का अभियुक्त है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह तथ्य असुसंगत है कि अपराध को कारित करने के बाद श्याम अपने घर से फरार हो गया, जबकि ये सुसंगत होना था। ठीक है, यह तथ्य कि जिस समय वो घर से निकला उस स्थान पर जहां वो गया शाम को अचानक और जरूरी काम था, असुसंगत है। जिस काम पर वह गया उसका विचारण सुसंगत नहीं, भले ही वह दर्शाता अचानक कार्य जरूरी था। उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है, तो डी है, उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट है कि न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या दस्तावेज एक्स ए की वसीयत है? तो कोई दस्तावेज है ये, तो ये न्यायालय के सामने प्रश्न है कि क्या ये ए की वसीयत है ये। तो ए ने वसीयत बनाने के संदर्भ में अधिवक्ताओं से परामर्श किया था। दूसरा, वसीयत के प्रारूप तैयार करवाए थे जिसमें उसने मंजूरी नहीं दी थी। ए ने अपनी संपत्ति के मूल्य के बारे में पूछताछ की थी जो वसीयत की है। उपरोक्त सभी, तो ये सारी बातें क्या है, रेलेवेंट है क्योंकि ये सब इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न यह है कि क्या ए पर बी का 1000 रुपये बकाया है। तथ्य यह है कि ए ने सी को पैसे उधार देने के लिए कहा और डी ने ए की उपस्थिति में सुनवाई में सी से कहा कि मैं आपको सलाह देता हूँ कि ए पे भरोसा ना करें क्योंकि उस पर बी का 10,000 रुपये बकाया है। ये बिना कोई जवाब दिए चला गया, तो ये क्या है, ये रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। ए ने बी पर मानहानि अपमानजनक आचरण का आरोप लगाते हुए बी पर मानहानि का वाद दायर करा। बी पुष्टि करता है कि अपमानजनक बताया गया मामला सत्य है ना। जिस समय मानहानि प्रकाशित हुई उस समय पक्षकारों की स्थिति और संबंध में सुसंगत है। सुसंगत क्या होगा,
विवादक तथ्यों के परिचयात्मक के रूप में, है ना, इंट्रोड्यूसिंग फैक्ट्स के रूप में ये क्या हुआ, रेलेवेंट होगा। कौन सा सेक्शन है ये हमारा? ये हमारा 7 है ना, पहले 9 में था, अभी 7 में आ गया है। शिनाख्त परेड कौन से में? शिनाख्त परेड भी इसी में ही है ना। पर ये क्या, मौलिक साक्ष्य दो जगह आ गया, तो ये शिनाख्त परेड क्या मौलिक साक्ष्य नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं जोड़ देना, ये हो जाएगा। साक्ष्य तो वो है, अनुचित साक्ष्य भी नहीं है ना, तो मौलिक साक्ष्य नहीं है, ये हो जाएगा। देखिए कहीं कहीं ना मिसप्रिंट हो जाता है बुक्स में भी, क्या कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है ए, अपराध का अभियुक्त है। तथ्य यह है कि या तो कथित अपराध से पहले या उसके समय या बाद में इन्हें साक्ष्य प्रदान किया था जो मामले के तथ्यों को उसके अनुकूल दिखा सकता था, या कि उसने साक्ष्य को नष्ट कर दिया था या छुपाया। जिन व्यक्तियों की उपस्थिति को रोकना या उनकी अनुपस्थिति को सुनिश्चित करना जो शराब के शौकीन हो सकते थे। ये क्या है, विवादक तथ्य है, सुसंगत है या न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, ये सब रेलेवेंट फैक्ट्स है। यह शिनाख्त परीक्षण परेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग आंसर बताना है। तो मौलिक साक्ष्य नहीं है, पहला ही ऑप्शन में बताना गया है ना। अब जो टॉपिक से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो है विवादक तथा सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। ये सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है हमारा 7। ठीक है, तो ये धारा पूछी है तो धारा हमने बताई दी है 7 है। किस धारा से संबंधित है? शिनाख्त परेड, तो हमने बताया था 7 से। शिनाख्त परेड ग्राह है 7 में, है ना। शिनाख्त परेड में निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? संदिग्ध के साथ समान शारीरिक उपस्थिति वाले व्यक्तियों की परेड कराना। जब देखिए आप क्या करेंगे, एक जैसे ही कद काठ के एक जैसे ही कराएंगे तो उससे क्या होगा, निष्पक्ष होगा और सटीकता से पता लगेगा। जिसने भी देखा है वो चाहे भीड़ भी हो ना उसमें भी पहचान लेता है। जो झूठ बोल रहा होगा, जिससे पढ़ा लिखा के लाए होंगे, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पर बलवे का विचारण किया जाता है और यह साबित किया जाता है कि उसने भीड़ के मुखिया के रूप में कार्य किया था। जो भीड़ की चीखें किस प्रकार रेलेवेंट होंगी, वो क्या कर रही हैं, वो कर रही है संव्यवहार की प्रकृति का स्पष्टीकरण, वो बता रही है, उसको स्पष्ट कर रही है ना। तो बी यहाँ रेलेवेंट हो जाएगा, सेक्शन आपका 7 है ना। नेक्स्ट है एक चोरी का अभियुक्त। एक चोरी का अभियुक्त है और बी को चोरी का सामान देता नजर आ रहा है, जो कि ए की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। बी से देते हुए ए से कहता है आपको इसे छुपाना होगा। बी इस प्रकार का कथन जो है वो क्या है, वो रेलेवेंट होगा, है ना, क्योंकि वो इस तथ्य की एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में। कौन सा है ये सेक्शन, अगर कोई बताएगा? सेक्शन है 4 में, पहले 6 था अब 4 है। वैसे कि किस धारा में षड्यंत्र से संबंधित प्रावधान किया गया? षड्यंत्र ना पहले देखिए 10 में था, ये अब हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, सामान्य परिकल्पना के संदर्भ में किसी षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें, तो ये अभी हमने देखा 8 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैचिंग के लिए आ गए है ना। तो तथ्य को विवादक तथ्य तैयारी को दर्शित करने वाले कौन से हैं? पहले अगर 8 थे तो अब क्या हो जाएंगे 6, तो ये होगा। ठीक है, एक ही संव्यवहार के भाग ये हो जाएंगे 4 में। तो देख लेते हैं एक का 2, मुझे लग रहा है पहला ही आंसर सही है इसमें, है ना। अभी अच्छा ये क्वेश्चन रह गया इधर। ए द्वारा पुलिस अधिकारी को रिश्वत देने के षड्यंत्र के लिए अभियोजित किया जाता है। ये और बी पर है ना, दोनों पर। ए पुलिस स्टेशन आया और
इंस्पेक्टर को करेंसी नोटों का पैकेट दिया। उसने इंस्पेक्टर को बताया कि बी ने उसके विरुद्ध मामले को रफा दफा करने के एवज में पैसे भेजे थे। पैसे की पेशकश और ए द्वारा किया गया कथन किसके विरुद्ध सुसंगत होगा? तो ये तो सिर्फ उसके बी के विरुद्ध रेलेवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीएसए के तहत जब षड्यंत्र चल रहा हो तो षड्यंत्रकारी द्वारा की गई, कही गई बातें, लिखी गई कोई भी बात क्या होगी? ये देखिए एजेंसी का यह सिद्धांत लगता है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि कौन सी धारा किसी षड्यंत्र के अभियुक्त को द्वारा कही गई किसी भी बात के सह षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध जैसे मानाशय में, तो अगर कहीं भी षड्यंत्र आ रहा है ना, तो आपको कौन सी याद रखनी है? सेक्शन 8 भी ऐसे घोषित करता है कि षड्यंत्रकारियों में से किसी एक द्वारा कही गई बात या लिखी गई कोई बात या कोई भी बात षड्यंत्र साबित करने के लिए सुसंगत है यदि वह क्या है? समान आशय के संदर्भ में है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि बीएसए की धारा 8 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। प्रथम दृष्टया षड्यंत्र के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए उचित आधार होना चाहिए। यह साबित होना चाहिए कि अभियुक्त षड्यंत्र में भागीदार थे। ठीक है, ये दोनों तो राइट है। प्रत्येक षड्यंत्रकर्ता का कार्य, घोषणा आदि केवल उनके सामान्य अग्रसरण के लिए किया जाना चाहिए। यही देखिए ये गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बीएसए की धारा 8 के तहत सुसंगत है? तो 8 में क्या है? षड्यंत्रकारी वाला, है ना। तो पहले देख लेते हैं कि षड्यंत्र की धारणा लगाई जा सके। तो ऐसे अगर आपको देखिए सेक्शन भी याद होंगे ना, तो जल्दी से आप फटाफट आंसर लगा सकते हैं। षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगतता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यह मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने षड्यंत्र रचा है। प्रश्नगत कार्य उस समय के बाद किया गया होना चाहिए या जब षड्यंत्र करने का आशय पहली बार उनमें से किसी के द्वारा किया गया था। तीसरा कार्य उसके समान आशय के संदर्भ में किया गया होना चाहिए और इसका इस्तेमाल दूसरे पक्ष के बचाव में या दर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि व्यक्ति षड्यंत्र में शामिल नहीं था। तो ये वाला गलत हो जाएगा कि षड्यंत्र में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, षड्यंत्र से संबंधित साक्ष्य है। पहला, षड्यंत्रकर्ताओं का सामान्य हेतु और उसके अनुसरण में किया गया कोई भी कार्य। दूसरा, षड्यंत्रकर्ताओं का समान आशय और उसके अनुसरण में लिखित कोई भी बात। और षड्यंत्रकर्ताओं का समान आशय या आशय के अनुरूप इनमें से किसी द्वारा कही गई या की गई लिखी गई कोई बात, है ना। तो ये है राइट आंसर। तो ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं थे कब सुसंगत है। अगर इसके सेक्शन की बात करें तो पहले 11 और अब 9 में आ जाएगा, है ना। तो सेक्शन पूछ रहा है तो सेक्शन हम बता देंगे 9। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हो जाते हैं? तो वो आते हैं 9 में। अन्यथा सुसंगत नहीं होने वाले तथ्य सुसंगत है यदि वे किसी विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के असंगत है। सेक्शन 9। ठीक है, कौन सी धारा प्ले ऑफ एलईबी के संबंध में प्रावधान करती है? इसका मतलब है अनंत कहीं और उपस्थित होने का अभिभाग, है ना। तो ये हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 9 में। हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए, कभी हिंदी में दे दे या इंग्लिश में दे दे तो आप कंफ्यूज ना हो। बीएसए की किस धारा को
तथ्य की सुसंगतता से संबंधित अवशिष्ट धारा कही जाती है। अवशिष्ट धारा देखिए इसे ही कहते हैं सेक्शन 9 के लिए, है ना। अब हमारा आज के टॉपिक का लास्ट ये क्वेश्चन राउंड चल रहा है। वे तथ्य जो किसी भी विवादक तथ्य से असंगत है, निम्नलिखित के आधार पर सुसंगत है, तो किसमें होते हैं? पीडीएफ एलबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न यह है कि क्या 11/1/19 को ए ने जयपुर में अपराध किया था, जबकि तथ्यात्मक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि घटना के समय व दिन वह शिमला में था। यह तथ्य सुसंगत है क्योंकि यहाँ क्या है? अभियुक्त की अनंत उपस्थिति का तर्क है। पीडीएफ एलिबी। यहाँ क्या बताते हैं हम कि सर हम तो घटना स्थल पर थे ही नहीं और वहां से हमारे यहाँ तक पहुंचने का कोई भी साधन भी नहीं था, तो उससे क्या अभियुक्त को छूट मिल जाती है। ए पर 15 सितंबर को देहरादून में कथित तौर पर खरीदी गई पिस्तौल से बी की हत्या का आरोप है। ये कथन करता है कि सितंबर को वो लखनऊ में था, देहरादून में नहीं, है ना। तो ए का जो ये कथन है सुसंगत कहाँ होगा? ये होगा सेक्शन 9 में, ठीक है। प्ले ऑफ एलिबी। प्ले ऑफ एलिबी किसके द्वारा स्थापित की जाती है? इसका देखिए कौन लाभ लेता है? इसका लाभ लेना चाहता है अभियुक्त, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज लगता है ना, उसके ऊपर आरोप लगता है हत्या का, तो वो दिखाता है कि उस समय तो सर में था ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि प्रश्न यह है कि क्या एक्स की हत्या वाई द्वारा की गई? तथ्य यह है कि वाई अस्पताल की एक भर्ती पर्ची पेश करता है जो कथित हत्या की अवधि के दौरान कूल्हे की हड्डी के विस्थापन का संकेत देती है। मतलब उसे ट्रांसप्लांट कराया है कूल्हे की हड्डी का उस दिन जिस दिन हत्या की बात हो रही है ना। तो ये रेलेवेंट कहाँ होगी? सेक्शन 9 में, प्ले ऑफ एलिबी, ठीक है। तो आज जितना आपने 2 वीडियोस में आपको पढ़ाया उससे ही रिलेटेड सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए। अगर आप इनको बार बार भी करेंगे तो आपको सेक्शंस भी याद हो जाएंगे और पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्दी।